यहाँ पे लेड बॉक्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इस तरीके से स्ट्रेट निकल जा रहा है। प्लम पुडिंग मॉडल, जैसा कि यहाँ पे पुडिंग देख रहे होगे तुम लोग, बीच-बीच में ये ऐसे-ऐसे ये प्लम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 3 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल जो कि थॉमसन का, डाल्टन का और रदरफोर्ड का मॉडल, और रदरफोर्ड का तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सबको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और शुरू करते हैं। देखो मैं बता दूं, सबसे मेन रदरफोर्ड का मॉडल है, लेकिन उससे पहले तुमको थॉमसन का मॉडल और सबसे पहला डाल्टन का मॉडल क्लियर होना चाहिए कि भाई किस हायरार्की के अंदर कैसे-कैसे चीजें इवॉल्व होती गई और सारी चीजें क्लियर होती गई। तो सबसे पहले डाल्टन साहब आए थे और डाल्टन साहब ने ये बताया था कि जो एटम होता है ना, वो बस एक बॉल की तरह होता है। ठीक है, बस एक बॉल की तरह होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक बॉल बना रखा है। इनका कहना था कि जो बॉल होते हैं उनके वेट और साइज के हिसाब से वो अलग-अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का बॉल है वो थोड़ा भारी होगा, हाइड्रोजन का बॉल है थोड़ा हल्का होगा, और ऐसे ही 2 हाइड्रोजन के हल्के-हल्के बॉल और एक भारी ऑक्सीजन का बॉल मिल करके H2O बना देगा। ऐसा इनका कहना था डाल्टन का। इनके हिसाब से जो एटम है वो ठोस होता है और एकदम रिजिड होता है, हॉलो नहीं होता, खोखला नहीं होता। तो सबसे पहली चीज इन्होंने ही बताई थी डाल्टन ने, और डाल्टन ने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी मटेरियल को, किसी भी मैटर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ और इतना टूट जाए कि वो फर्दर ब्रेकेबल ना हो, इनडिविजिबल हो जाए, तो वही हमें एटम मिलता है। और यही चीज किसने बताई थी? डाल्टन ने। और यहां से आ गया था हमारा डाल्टन का एटॉमिक मॉडल। क्या आ गया था भाई साहब? डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, जिसमें इन्होंने बताया था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल जो डिवाइड ना हो सके, इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक, परमाणु। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास सेम साइज। तो जो सेम एलिमेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एटम है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी ले, पूरी दुनिया क्या पूरी यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, ऑक्सीजन का एटम O वाला सेम मास और सेम साइज का ही होगा, ऐसा ही इनका कहना था। अब मेरी बात सुनना, इन भाई साहब की थ्योरी हो गई थी गलत। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा क्या, एटम कैसा है? इंडिविजुअल। देखो इसकी मेन क्या क्या चीजें इन्होंने कहा था, सारे पोस्टुलेट, वो सारी चीजें हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कवर कर रखी है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर एक हिंट मिलना था कि भाई साहब बॉल की तरह होता है, ठोस होता है। अब इस चीज को डिसअप्रूव करने के लिए थॉमसन आते हैं। अब सुनना, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर करने वाला आदमी थॉमसन। कौन था? मैं तुम्हें दिखा दूं, थॉमसन। और यही थॉमसन थे, जे थॉमसन, जिन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी की थी बेटा? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कौन? जे थॉमसन, जो कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एटम के अंदर पाया जाता है, जिसकी यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब की होती है। खैर ये तो डेटा हो गया। सुन, थ्योरी क्या कहती है? कहते हैं कि जे थॉमसन ने अपनी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ये बताया था कि एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि एटम से टूटने के बाद मिलता है और एटम से भी छोटा होता है। अब ये बात जैसे ही सुने तो हम लोग को समझ में आया कि भाई साहब एटम तो तोड़ा नहीं जा सकता था। आखिर कैसे जे थॉमसन ने तोड़ दिया? तो इससे पता चलता है कि भाई साहब डाल्टन की जो थ्योरी थी वो गलत थी। फिर थॉमसन ने अपनी खुद की एक थ्योरी दी, जिसको हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते आए हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते आए हैं। अब इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने क्या बोला था, है ना? मैं इसके ऊपर बताता हूं आपको। ये सबसे पहले इनकी थ्योरी का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। इनके मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, जैसा कि यहाँ पे पुडिंग देख रहे होगे तुम लोग, बीच बीच में ये ऐसे ये प्लम्स जो है एम्बेडेड है जगह जगह पे। तो भाई साहब इनका कहना था कि एक पूरी तरीके से पुडिंग होगी, जिसमें छोटे छोटे प्लम्स जो है ना, ये करंट्स जो है क्रिसमस पुडिंग के अंदर एम्बेडेड होंगी, एकदम उसी तरीके से जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड रीजन है उसके अंदर ब्लैक सीड्स एम्बेडेड हैं। ठीक, जो रेड रीजन है वाटरमेलन का, वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, और जो ये सीड्स है ये रिप्रेजेंट करती है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो बात समझना, इनके अकॉर्डिंग एटम को तोड़ा जा सकता है। ठीक, डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो अनडिविजिबल, वो टूट नहीं सकता। इनके अकॉर्डिंग एटम ठोस है, अभी भी ठोस है, और डाल्टन के अकॉर्डिंग भी वो अभी भी ठोस ही था। ठीक, अच्छा, इसके बाद पोस्टुलेट एटम कंसिस्ट यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज, चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज ऐसे फैले हुए हैं। एक बात समझना,
समझ लो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है चारों तरफ, एक एक मैं कटोरा ले लूं, उस कटोरे के अंदर पूरा पानी भर दूं, वो पानी हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज। अब उसके अंदर छोटे 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 मैं नट्स डाल दूं, वो मेरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब कि वो जो पानी जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना पूरे कटोरे के अंदर, जैसे यहाँ पे रेड रीजन पूरा तरबूज के अंदर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम उसी तरीके से ये एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इलेक्ट्रॉन की तरह अलग अलग बॉल्स के फॉर्म में नहीं पाए जाते। ठीक, दूसरी चीज जो इन्होंने बताई थी, वो ये बताई थी कि भाई साहब जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि नंबर नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ निगेटिवली चार्ज आयन। इससे पता चलता है कि भाई एक एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ना तो पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं, ना तो निगेटिवली चार्ज होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होता है। बात क्लियर है? तो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, इसी वजह से एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर हम लोग इनके थॉमसन के मॉडल से ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई साहब इन्होंने एटम की न्यूट्रलिटी के ऊपर बात करती है, न्यूट्रल होता है एटम। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई, यानी इसी वजह से इनको इतना ज्यादा पुरस्कार मिला, इसी वजह से इनको इतनी हम लोग यहाँ पे भी तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने तो बता दिया था वो ठोस है, इन्होंने भी बताया वो ठोस है, लेकिन डाल्टन ने बताया था वो अनडिविजिबल है, इन्होंने बताया वो डिविजिबल है। ठीक, फिर ये बताते हैं कि भाई साहब डिविजिबल तो है, साथ के साथ वो जो डिवाइड होकर के बन रहा है वो एक हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिवली चार्ज है, और इन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि पॉजिटिवली चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, इसके बाद लिमिटेशन आती है, कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ लेटर साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड कौन है ये दिखाते हैं आगे। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन है, वो ये कहता है कि एटम ठोस नहीं होता, ठोस नहीं होता। अब क्या है मैं बता दूं, देखो मैं रदरफोर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूं, और सबसे मेन रदरफोर्ड का ही एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों को समझना है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा। एक और चीज बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं जे थॉमसन वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाला और थॉमसन एटॉमिक मॉडल कोई और है, मतलब ये थॉमसन अलग है वो थॉमसन अलग है। भाई साहब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने वाला थॉमसन ने ही थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का एक मॉडल। अब सबसे पहले रदरफोर्ड के मॉडल को समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इसके एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब मैं बता दूं ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ही क्यों था, रदरफोर्ड बड़ा अमीर था क्या सर जो गोल्ड को इस्तेमाल कर रहा था? मैं बताता हूं अभी। गोल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी, ठीक है, चादर के अंदर कन्वर्ट हो जाना। मतलब कि गोल्ड को इतना ज्यादा, इतना पतला हम लोग चादर के अंदर बना सकते हैं, इतनी फाइन लेयर उसकी बन जाती है कि उसकी फाइन लेयर की थिकनेस सिर्फ और सिर्फ 1000 एटम्स के बराबर तक आ जाती है अप्रोक्सीमेटली। मतलब खुद सोचो कोई चीज कितनी पतली की जा सकती है, इतनी पतली की जा सकती है कि वो 1000 एटम्स के थिकनेस तक आ जाए। तो भाई साहब ये चीज इतनी ज्यादा अच्छी थी गोल्ड को लेकर के, जिसकी वजह से हमारे रदरफोर्ड ने गोल्ड को इस्तेमाल किया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब क्या किया इन्होंने, इसको समझने के लिए मैं एक चीज बनाता हूं यहाँ पे, है ना। कुछ चीजें देखो, मैं जो जो बनाता चलूंगा सुनते जाना, सुनते जाना। एक मोटी सी बॉक्स है, ये बॉक्स बना होता है लेड से। किससे बना होता है? लेड से। जो मैं बताऊंगा उन सब के ऊपर एक एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए गौर से सुनना सारी बातें, क्योंकि रदरफोर्ड पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है लेड बॉक्स, है ना, लेड बॉक्स। और लेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीबी। तो ये किसका बॉक्स है? पीबी का बॉक्स है, यानी कि लेड का बॉक्स है। अब इस लेड के बॉक्स के अंदर यूरेनियम 232 नाम का एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जाता है। कौन सा? यूरेनियम, यूरेनियम रखा जाता है। यूरेनियम ही क्यों रखा गया सर, है ना। मैं इस चीज को भाई साहब इसको थोड़ा सा बाहर ले आता हूं, इसको, यूरेनियम तुम बाहर आ जाओ। ठीक है, यूरेनियम बाहर आ गया। अरे यार, तो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम ये क्या है? यूरेनियम है। यूरेनियम ही क्यों इसने सिलेक्ट किया? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव होने से होता क्या है, ये रेडिएशन देता है और साथ के साथ अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है। अब एक मैं नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अल्फा पार्टिकल। सर ये अल्फा पार्टिकल है क्या? मैं लिख देता हूं अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा, अल्फा
पार्टिकल। अब ये सर अल्फा पार्टिकल का क्या खेल है, पहले ये बता दो। पहले तो सुन लो, अल्फा पार्टिकल ये चारों तरफ यहाँ, 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 यहाँ चारों तरफ करेगा। पर सर अल्फा पार्टिकल क्या है? तो देखो भाई साहब, जो हीलियम होता है, हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, लिख देता हूं, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब हीलियम हीलियम अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, -2 इलेक्ट्रॉन कर देगा, जिसकी वजह से हीलियम बन जाता है हीलियम +2 आयन। और इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अब 0 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हो जाते हैं। जो 2 प्रोटॉन है वो 2 प्रोटॉन ही रहते हैं, जो 2 न्यूट्रॉन है वो 2 न्यूट्रॉन ही रहते हैं। अब एक बात समझना, जो जो नेगेटिव चार्ज था वो तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे है ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज चला गया, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो He+2 आयन है, ये He+2 आयन कहलाता है अल्फा पार्टिकल। बेटा क्या बोल देते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल ही रिलीज हो रहा है किससे? इस यूरेनियम से। तो अब ये यूरेनियम से ये अल्फा पार्टिकल एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जिससे ये अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। लेकिन ये अल्फा पार्टिकल एक सीधे में तो निकलेगा नहीं, वो चारों तरफ निकलेगा। तो अगर चारों तरफ निकलेगा तो इसने क्या किया, एक लेड का बॉक्स बना करके कवर कर दिया, ताकि भाई साहब ये रेडिएशन जो है उसके तरफ ना आए, है ना, हमारे रदरफोर्ड की तरफ ना आए और उसको नुकसान ना पहुंचाए। और उसको एक डायरेक्शन देने के लिए इस लेड बॉक्स में एक पिन होल बना दिया, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चला गया। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे देखो डायग्राम है ना, तो ये देखो बॉक्स के अंदर कवर कर रखा है, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल, मैं तुम्हें दिखाऊं, अल्फा पार्टिकल ये देखो, यहाँ पे लेड बॉक्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इस तरीके से स्ट्रेट निकल जा रहा है। तब इधर की तरफ जहां वो जा रहा है वहां पे एक स्क्रीन रहती है, एक ऐसे स्क्रीन रहती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस स्क्रीन को ये स्क्रीन बनी होती है जिंक ऑक्साइड से। जिंक ऑक्साइड की स्क्रीन होती है बेटा, जिंक ऑक्साइड की स्क्रीन होती है। जिंक ऑक्साइड की स्क्रीन, कुछ लोग इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है? सुनना, जब भी अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर गिरेगा, जिस पॉइंट पर वो गिरेगा, देखो हम लोग अल्फा पार्टिकल देख नहीं सकते, पीछे जो डायग्राम था वो एनिमेटेड था, ठीक है, हम अल्फा पार्टिकल को देख नहीं सकते, तो कैसे पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है, कहां जा रहा है? तो हमने एक जिंक ऑक्साइड की एक लेयर बना दी, और अगर ये इससे जाके टकराएगा तो वो वहां पे ग्लो करेगा। जब ग्लो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब, वहां पे अल्फा पार्टिकल टकराया है। क्या होता है कि ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, इसको टकराने से पहले यहाँ बीच में यहाँ पे आ जाती है गोल्ड की एक बहुत ही पतली सी, सर कितनी पतली? गोल्ड की कितनी पतली? एयू होता है बेटा, ये गोल्ड की कितनी पतली? अप टू 1000 एटम जितनी थिकनेस, एनसीईआरटी लिखती है 1000 एटम जितनी थिकनेस तक ये पहुंचा देता है। और ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा, है ना। कुछ देखो एक ही अल्फा पार्टिकल नहीं किया था, बम्बार्टमेंट हो रही थी अल्फा पार्टिकल्स की, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल बरसाए जा रहे थे। तो ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स एकदम स्ट्रेट चले गए, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल एकदम स्ट्रेट चले गए। कुछ थे जो डाइवर्ट हो गए, कुछ थे जो ज्यादा डाइवर्ट हो गए, कुछ थे जो इधर भी डाइवर्ट हो गए। पर एक ऐसा भी था जो रीबाउंड कर गया। क्या कर गया? रीबाउंड कर गया, वापस आ गया, उल्टे पैर वापस आ गया। अब सुनना, एनसीईआरटी एक डेटा देती है। एनसीईआरटी क्या डेटा देती है, मैं लिख दे रहा हूं। 1200 लोगों में से, सॉरी 1200 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जिसने रीबाउंड किया, ये इतना रेयर केस है, ये इतना रेयर केस इन्होंने, रदरफोर्ड ने बताया, ये इतना रेयर केस है, एकदम इसकी तरह की समझो, सामने एक मैं टिश्यू पेपर रखूं और यहां से मैं कोई एक नटशेल मारूं, टिश्यू पेपर ऐसे लटका दिया, खुद सोचो, टिश्यू पेपर लटका दिया और नटशेल भारी सा होता है, अब मैं उसको मारूं तो फिर क्या होगा? नटशेल जाएगा, या तो टिश्यू को डैमेज करेगा, या तो इधर उधर लेकर के चला जाएगा। लेकिन रियलिटी सुनो, नटशेल गया, टिश्यू से टकराया और टकरा के वापस आ गया। ये सुनने में लगता है कि यार ये क्या मजाक कर रहा हो, एकदम वैसा ही मजाक। उतना ही रेयर केस ये भी था कि भाई साहब 1200 अल्फा पार्टिकल में से बस एक ऐसा था जो कि रीबाउंड कर गया। कोई ज्यादातर क्या हो गए? सामने चले गए, स्ट्रेट चले गए, पेनिट्रेट कर गए, और कुछ डाइवर्ट भी हो गए, इतनी बात क्लियर है। अब मैं तुमको कुछ चीजें समझाता हूं इसके अंदर हुआ क्या। ठीक है, देखो कुछ चीजें जो पूछा जाएगा कि जिंक ऑक्साइड की लेयर क्यों ली गई? फ्लोरेसेंट है इसलिए ली गई। लेड बॉक्स क्यों लिया गया? क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि इधर उधर जा सकता है, तो लेड बॉक्स इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल को थ्रो भी करेगा। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं, बल्कि क्या है? He+2 आयन है, He+2 आयन है।
ठीक है, और ये इधर की तरफ बम्बार्ड किया जा रहा है। अब एक मेरी बात समझना, है ना? यहाँ पे मैं बना देता हूँ अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं, गोल्ड के एटम को। समझ लो ये एक गोल्ड का एटम है, ये भी एक गोल्ड का एटम है, ये भी एक गोल्ड का एटम है। एक मेरी बात समझना, अगर मैं डाल्टन के हिसाब से सोचूं, क्योंकि रदरफोर्ड को नहीं पता रियल मॉडल क्या है, रदरफोर्ड यही जानता है कि भैया पहले जो डाल्टन आया था उसने बोला था कि एक सॉलिड बॉल की तरह होता है एटम। तो अगर मैं मान लूं कि ये एटम एक सॉलिड बॉल की तरह है, तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब अगर अरेंज हो जाएगा और यहां से मैं He+2 का अल्फा पार्टिकल को यहां से बम्बार्ड कराऊं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जहां भी जाएगा, चाहे जहां से भी जाएगा, ठीक है, अरे यार, चाहे जहां से भी जाएगा ये टकरा करके वापस आ जाएगा, चाहे जहां से भी जाएगा टकरा करके वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सारे टकरा के वापस नहीं आ रहे हैं, सारे तो इधर चले जा रहे हैं, कुछ डाइवर्ट हो रहे हैं, और ज्यादातर क्या हो रहे हैं, और रेयरेस्ट क्या हो रहा है, रीबाउंड कर रहा है। मतलब होना ये चाहिए था कि ज्यादातर रीबाउंड कर जाए, पर हुआ क्या, ज्यादातर पेनिट्रेट कर गए। अब इस चीज का रीजन समझना, आखिर ऐसा हुआ क्यों, मैं ये चीज समझा दूं आखिर ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल मैं तुम्हें रियल डायग्राम बताता हूं कि भाई साहब एटम के अंदर होता कैसा है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो एकदम सेंटर में होता है, कुछ यहाँ पे न्यूक्लियस जो है एकदम सेंटर में होता है। अच्छा, फिर भी मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ, मैं छोटू सा बना रहा हूँ। ये बेटा मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है। मैं बहुत जूम करके दिखाऊं तो इस न्यूक्लियस के अंदर देखो बेटा, एकदम जूम कर दे, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है और साथ के साथ He+2, ये भी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये भी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, अब ये He+2, खुद सोचो, ये He+2 अगर मैं इसको यहां से भेजूं तो ये एकदम पेनिट्रेट करके सीधा चला जाएगा। सुनते चलो, न्यूक्लियस एकदम सेंटर पे है और ये जो पूरा रीजन है ये एकदम हॉलो है। हम लोग जानते हैं यार कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि भाई साहब सेंटर में अपने पास न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। यही मॉडल हम लोग सुने हैं। अब इसी मॉडल के हिसाब से समझना कि भाई साहब सेंटर में तो हमारा न्यूक्लियस है, पेरीफेरी में कुछ नहीं है, हॉलो स्पेस है, जिसकी वजह से जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो स्ट्रेट चले जा रहे हैं। जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो कैसे चले आ रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट चले जा रहे हैं। भाई साहब आ रहे हैं स्ट्रेट चले जा रहे हैं, आ रहे हैं स्ट्रेट चले जा रहे हैं। लेकिन लेकिन जो अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस के करीब से जा रहा है, खुद सोचो भाई साहब, खुद सोचो, ये अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस के करीब से जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को ढकेलेंगे, और जब ढकेलेंगे तो भाई साहब ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे मुड़ गया। सर मान लीजिए मैं इसको और पास से लेकर के जाऊं, है ना, न्यूक्लियर एकदम सटा मत देना बेटा, है ना, और पास से लेकर के जाऊं तो फिर क्या होगा बेटा, रिपल्शन और ज्यादा होगा। जब रिपल्शन और ज्यादा हो जाएगा, तो ये और ज्यादा एंगल से डेविएट करेगा। मैंने सही नहीं बनाया, ठीक है, और ये और ज्यादा एंगल से डेविएट करेगा, मतलब ये कम एंगल से डेविएट कर रहा है, वो ज्यादा एंगल से डेविएट कर रहा है। जो जितना पास से जाएगा वो उतना ज्यादा ढकेला जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी था जो एकदम ठीक न्यूक्लियस के ऊपर टकराता है, ठीक इसके ऊपर हेड ऑन कोलिजन करता है, और जो ठीक इसके ऊपर ऐसे टकराता है वो ठीक इसी रास्ते वापस आ जाता है, यहीं से जाता है, यहीं से वापस आ जाता है। ये रीबाउंड का केस था। किसका केस था, रीबाउंड का केस था। तो हमें ये तो समझ में आ गया सर कि भाई साहब ज्यादा से ज्यादा इधर पेनिट्रेट क्यों कर गए, क्योंकि लगभग जगह जो एटम के अंदर है वो हॉलो है, जहां से अल्फा पार्टिकल जब पास कर रहा था तो स्ट्रेट आगे निकल जा रहा था। और जो डेविएट करने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि जो सेंटर के करीब से जा रहे थे वो डेविएट कर जा रहे हैं। वो ज्यादा डेविएट करने वाले वो हैं जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब से जा रहे हैं, कम डेविएट करने वाले वो हैं जो न्यूक्लियस के कम करीब से जा रहे हैं। और जो रिबाउंड कर रहा है वो एक और कोई नहीं बल्कि वो है जो न्यूक्लियस के ऊपर ठीक हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, सीधा न्यूक्लियस के सर पे टकरा रहा है और वही वापस आ जा रहा है। तो एक मिनट वापस समअप करते हैं कि भाई साहब लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स के अंदर यूरेनियम था जो कि रेडिएशन दे रहा था, वो एब्जॉर्ब करने के लिए लेड बॉक्स लगाया ताकि किसी को नुकसान ना हो। अल्फा पार्टिकल He+2 वाले जो कि सीधे जा रहे हैं किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड ही क्यों, हाईली मेलेबल है, 1000 एटम की थिकनेस तक आ सकता है। और एक स्क्रीन लगा दी जिंक ऑक्साइड की जो कि वहां ग्लो करेगी जहां जहां अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। और जब अल्फा पार्टिकल जा रहे थे तो लगभग चीजें सामने चली जा रही थी, कुछ रिबाउंड कर रही, कुछ जो है डेविएट हो रही थी, और
मैक्सिमम रिबाउंड हो गई थी। ठीक, अब जिसका भी कंडीशन पूछेगा आप बता लोगे कि भाई साहब बताओ ज्यादा से ज्यादा सामने क्यों गई, क्योंकि एटम ज्यादातर क्या है, हॉलो है। रिबाउंड क्योंकि जो न्यूक्लियस के सेंटर से जा रहा है वो रिबाउंड मतलब सॉरी डेविएट हो जा रहा है। रिबाउंड क्योंकि क्योंकि जो न्यूक्लियस के ऊपर टकरा रहा है वो वापस आ जा रहा है। इतनी बात तो एकदम सही थी, लेकिन अभी कंफ्यूजन आती है कि भाई साहब सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही क्यों सोचा रदरफोर्ड ने, निगेटिव चार्ज के बारे में भी तो सोच सकता था। ये भी तो हो सकता था कि जो एटम हमारा है उस एटम के अंदर सेंटर पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास निगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज ही क्यों। सही बात है। तो अब एक बात मेरी समझना है ना, ये बात मेरी समझना कि भाई साहब हीलियम प्लस टू और कुछ नहीं बल्कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाला है। और तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट 1836 गुना या 37 गुना ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है प्रोटॉन के वेट से। और अगर मैं प्रोटॉन के वेट को अप्रोक्सीमेटली 2000 दे रखा है कई जगहों पे, उतना घटा दूं तो मेरा इलेक्ट्रॉन का वेट आता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है प्रोटॉन के वेट के बराबर, प्रोटॉन के वेट से रिलेशन में। और बहुत कम होता है न्यूट्रॉन के वेट से कंपेयर करने पे। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन भी थे। ठीक, तो अगर मैं इससे पूछा जाए इनमें से सबसे ज्यादा भारी कौन है, 2 न्यूट्रॉन। उसके बाद सबसे ज्यादा भारी कौन है, 2 प्रोटॉन। सबसे ज्यादा हल्का कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इतना हल्का है कि अगर मैं इसको मिटा करके इसका वेट इग्नोर भी कर दूं तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सोचना कि गोल्ड गोल्ड कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन, मैं कह रहा हूं लेट से 100 इलेक्ट्रॉन है, लेट से सपोज 100 इलेक्ट्रॉन है सेंटर के ऊपर आ गए, तो फिर भी एक न्यूट्रॉन जा करके इससे जब टकराएगा तो क्या होगा। इमेजिन करना, एक हाथी है, एक हाथी है और इधर की तरफ ये पेन है। ठीक है, मेरा ये स्टाइलस है। ठीक, अब ये हाथी इधर से जाए और बहुत तेजी से आए और टकराए इससे, तो टकराने पे क्या होगा, ये हाथी क्या रिबाउंड करके वापस जा पाएगी, कभी नहीं जा पाएगी। रीजन भाई साहब इतनी हल्की चीज है, ये इससे टकराएगा तो पीछे कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, ये भले आगे चला जाएगा। यानी सेंटर में कोई भारी चीज का होना जरूरी है ना, सेंटर में कोई भारी चीज का होना जरूरी है। और भारी इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, इसका मतलब है कि हाँ भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कौन होगा, प्रोटॉन होगा। मेरी बात क्लियर है, बीच में कौन होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक, ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। अब इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं भाई साहब, है ना। ये देखो पूरा बढ़िया से एक्सपेरिमेंट है, किस तरीके से लेड बॉक्स से रेडिएशन इस तरीके से जा रही थी और चारों तरफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन से ग्लो हो रहा था। ठीक, एटम के न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियस के ऊपर जो करता है वो रिबाउंड कर रहा है, जो करीब से जा रहा है वो ज्यादा डेविएट हो रहा है, जो दूर से जा रहा है वो कम डेविएट हो रहा है या तो स्ट्रेट चला जा रहा है। अब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड ऑन द थिन गोल्ड फॉइल की थिकनेस 1000 एटम के बराबर लगभग है। अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं डबली चार्ज हीलियम आयन है जिसका मास 4 एटॉमिक मास यूनिट है, उसकी एनर्जी बहुत हाई है। थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है, सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन ग्लो करती है जिससे हमें पता चलता है कि उनकी डायरेक्शन क्या रहती है। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या था, अल्फा पार्टिकल ज्यादातर जो है स्ट्रेट चला गया, कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे और बहुत ही कम रीबाउंड किए थे। एटम जो है, इससे कंक्लूजन क्या आया, एटम ज्यादातर क्या होता है, एम्प्टी स्पेस वाला होता है, खाली जगह होती है। खाली जगह कैसे, ये न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब भाई साहब ये वाला रीजन है ना, ये सब ठीक है, ये सारा रीजन ये तो खाली ही है ना, इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर के अंदर होता है, बहुत छोटी जगह होता है। कितनी छोटी, 1 लाख टाइम्स छोटी होती है, 10 की पावर 5 टाइम्स छोटी होती है हमारी पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि न्यूक्लियस की जगह। एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट अ टाइनी न्यूक्लियस, छोटे से न्यूक्लियस में एकत्रित है जो कि 10 की पावर 5 टाइम्स स्मॉलर है हमारे एटम से। ठीक, तो ये चीज थी। गोल्ड फॉइल ही क्यों, एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, नियरली ऑल मास लाइज इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एटम। अब ये देखो भाई साहब मैं तुम्हें बता दूं, रदरफोर्ड से ये पूछा गया कि एक बात खुद सोचो कि अगर सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग में आपके बहुत दूर दूर नेगेटिवली चार्ज है, तो ऐसा होना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आकर के कोलैप्स कर जाएगा। तो इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता।
तो रीजन पूछा गया क्यों ऐसा नहीं होता, तो इन्होंने आंसर क्या दिया कि जो न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होता है अपने पॉजिटिवली चार्ज को लेकर के, ठीक है, अपने ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाच रहा होता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये रेस्ट पोजीशन में नहीं होता, ठीक है, ये रेस्ट के अंदर नहीं होता, बल्कि ये कैसे होता है, मोशन में होता है। और कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। अब एक चीज समझना, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन के अंदर रहेगी, है ना, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन के अंदर रहेगी तो उसके ऊपर देखो ये निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, इसके ऊपर यानी कि इधर की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, वो फोर्स और कुछ नहीं बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, ठीक है। और अगर सेंट्रीपिटल लग रहा है तो स्यूडो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल के नाम से लगेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करेगी और इस इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर कोलैप्स करने से बचाएगी। बात क्लियर है। और इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड नाचता है। तो ये बात किसने बताई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने बताई। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ एटम, ठीक है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एटम के कंपेरिजन में, लेकिन एक ड्रॉबैक आता है, एक ड्रॉबैक आता है जो कि रदरफोर्ड के लिए। रदरफोर्ड को यह बोला गया कि भाई साहब एक बात बताओ, अगर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा है। तो रदरफोर्ड ने कहता है हाँ सही बात है। अब एक चीज समझना, एक फिजिक्स का रूल है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, मैं लिख देता हूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, रिलीज करेगा। मतलब कि ये क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी को लूज कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, एनर्जी खत्म कर रहा है अपनी। और एक समय आएगा जब इस इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और जब ये एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एटम के पास आता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये न्यूक्लियस के ऊपर कोलैप्स कर जाएगा, जिससे एटम की स्टेबिलिटी पूरी तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एटम तो स्टेबल होता है, तो आखिर ये स्ट्रक्चर सही कैसे, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स का कहना है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज करेगा, और वो स्पाइरली गोल गोल, ये स्पाइरल है ना, ये निंजा हथौड़ी वाला स्पाइरली वो न्यूक्लियस के ऊपर जाकर के कोलैप्स कर जाएगा, और इससे तो एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन एटम हमारा देखा जाता है कि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एटम इज वेरी स्टेबल। Rutherford could not explain this stability, and this is the drawback of Rutherford model. इसको ही समझाने के लिए बोहर्स का मॉडल आया था, जहां पे ऑर्बिट्स को डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटिंग चार्जेस शुड रेडिएट एनर्जी, जो भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा एनर्जी को रेडिएट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करते करते एटम के न्यूक्लियस पे कोलैप्स कर जाना चाहिए। यही रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के अंदर काउंट होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या सही बताया था, एटम हॉलो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये दो बातें उसकी सही थी, है ना। बाकी चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बोहर्स का मॉडल आया, ठीक। रदरफोर्ड में कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से बची नहीं होगी, दिक्कत बची हो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर तुम लोगों को बोहर्स का मॉडल और भी बाकी कुछ चीजें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या किसी अदर सब्जेक्ट्स, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन है या अपकमिंग वीडियो चाहिए, तो उसको कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। थैंक यू वेरी मच।